हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका समाजशास्त्र है उसकी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है और मैंने आपकी 1-2 यूनिट्स पूरी कंप्लीट करा ली हैं। यूनिट नंबर थर्ड में भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जो आपका यूनिट नंबर थर्ड है उसमें आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, जिसमें आपको दो तरह के सिद्धांत पढ़ने हैं, एक चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत। तो चक्रीय सिद्धांत की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये, क्योंकि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो आपका एक रेखीय सिद्धांत बच गया था, आज की वीडियो में हम उसी को कवर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतकार उद्विकासवादियों से प्रभावित थे। वे इस मत को नहीं मानते थे कि परिवर्तन चक्रीय गति से होता है। देखिए, जब हमने चक्रीय सिद्धांत को पढ़ा था तो उसमें जो भी विद्वान हैं जिन्होंने बताया है कि जब समाज में परिवर्तन होता है वो चक्रीय होता है, यानी गोल होता है समाज में जो परिवर्तन होता है। और देखिए, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो समाज में परिवर्तन होता है वो चक्रीय नहीं होता, यानी गोल नहीं होता। सीधे गति में, सीधी रेखा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसलिए उन्होंने अपना अलग सिद्धांत दिया है कि किस तरह से समाज में जब परिवर्तन होता है वो तो एक सीधी रेखा में होता है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। देखिए, रेखीय सिद्धांतकारों में कॉम्टे, स्पेंसर, मार्क्स और वेवलेन हैं। देखिए, ये चार विद्वान ऐसे हैं जो वो ये नहीं मानते कि अगर समाज में परिवर्तन होता है तो वो चक्रीय होता है। वो ये कहते हैं कि सीधा परिवर्तन होता है। तो आज इन्हीं चारों के सिद्धांत को हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉम्टे का सिद्धांत देखेंगे। कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के संबंध में मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा है। यानी कॉम्टे जो मानव का बौद्धिक विकास होता है, मानव के बौद्धिक का जब डेवलपमेंट होता है तो उन्होंने समाज के जो परिवर्तन होते हैं उसको भी उन्होंने उसी से जोड़ दिया है कि ठीक उसी तरह से समाज का भी परिवर्तन होता है जिस तरह से मानव के बौद्धिक का विकास होता है। उन्होंने बौद्धिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर को माना है। उन्होंने 3 स्तर बताए हैं कि 3 तरह के स्तर होते हैं और उसी के हिसाब से मानव के बौद्धिक विकास होते हैं और समाज में भी परिवर्तन होता है। देखिए, पहला जो स्तर है वो धार्मिक स्तर है, यानी धर्म से रिलेटेड जो भी स्तर है उसको वो बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो धार्मिक स्तर है इसके बारे में देखिए, जिसमें बहुदेववाद, एक देववाद या प्रकृति की पूजा का प्रचलन था। यानी कॉम्टे का ये कहना है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहु देवी देवताओं को पूजते हैं। बहु का मतलब एक से ज्यादा देवी देवताओं को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो सिर्फ एक देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी जो प्रकृति यानी नेचर की पूजा करते हैं, जैसे सूरज की, चांद की, नदी, इन सब चीज़ों की भी पूजा करते हैं। तो उन्होंने धार्मिक स्तर में कुछ इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है कि एक से ज़्यादा देवी देवताओं को पूजना, प्रकृति को पूजना, इन सब के बारे में उन्होंने धार्मिक स्तर में एक्सप्लेन किया है। देखिए, जो दूसरा स्तर है कॉम्टे के सिद्धांत का वो है तात्विक स्तर, जिसमें मनुष्य का अलौकिक शक्ति में क्या होता है, विश्वास कम हो जाता है। यानी ये जो समाज में परिवर्तन का सिद्धांत बता रहे हैं, रेखीय सिद्धांत बता रहे हैं, उसमें उन्होंने जो दूसरा स्तर रखा है वो तात्विक स्तर रखा है। और इसमें ये कॉम्टे का ये कहना है कि जो समाज में रहने वाले मनुष्य होते हैं तो उनका अलौकिक शक्ति पर क्या है कि विश्वास कम हो जाता है। और प्राणियों में विद्यमान अमूर्त जो शक्ति होती है, जो कोई भी समाज में अगर घटना होती है तो वो उसी शक्ति को क्या है, उत्तरदायित्व मानते हैं। किस शक्ति को उत्तरदायित्व मानते हैं किसी घटना को लेकर? जो प्राणी में विद्यमान अमूर्त शक्ति होती है वो उसको मानते हैं उस घटना का उत्तरदायित्व। तो उन्होंने इस तरह से सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो कॉम्टे तीसरा स्तर बताते हैं वो है वैज्ञानिक स्तर, जिसमें कॉम्टे ये कहते हैं कि जिसमें मनुष्य का सांस्कृतिक घटनाओं की जो व्याख्या है, धर्म की, ईश्वर एवं अलौकिक शक्ति के आधार पर नहीं करता। यानी जो सांस्कृतिक घटनाओं की व्याख्या होती है, धर्म से रिलेटेड जितनी भी व्याख्या होती हैं, तो उसको व्यक्ति ईश्वर एवं अलौकिक शक्ति के आधार पर नहीं व्याख्या करता, बल्कि वैज्ञानिक विचार, नियमों के आधार पर वो उसकी व्याख्या करता है। तो कॉम्टे के ये जो 3 स्तर हैं वो इन्हीं 3 स्तरों से ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से सामाजिक परिवर्तन और जो मानव का बौद्धिक विकास है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये सब जो स्तर उन्होंने बताए इसमें मनुष्य की ही बात हो रही है कि मनुष्य ने ही अलौकिक शक्ति पर विश्वास कम कर दिया और जो प्राणी में विद्यमान अमूर्त शक्ति है उसको ही घटनाओं का उत्तरदायित्व ठहरा दिया।
और यहाँ पर मनुष्य ही क्या है कि धर्म की जब कोई व्याख्या करनी है घटनाओं की, तो वो ईश्वर एवं अलौकिक शक्ति के आधार पर व्याख्या नहीं करता, बल्कि वैज्ञानिक तत्व के आधार पर, उसके नियमों के आधार पर व्याख्या करता है। तो इसी तरह उनका कहना है कि समाज में भी एक सीधी रेखा में परिवर्तन होता रहता है। देखिए, दूसरा सिद्धांत है स्पेंसर का सिद्धांत। स्पेंसर ने डार्विन द्वारा प्रतिपादित जीवों के उद्विकास के सिद्धांत को मानव समाज पर लागू करके बताया है। यानी डार्विन स्टूडेंट्स, डार्विन का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिया है। जब मैंने आपकी उद्विकास वाले टॉपिक को अपलोड किया था तो उसमें मैंने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा दिया है कि उद्विकास स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब समाज में परिवर्तन होता है तो कोई परिवर्तन ऐसा होता है जब अपने समाज अपनी सरलता रूप से हट करके जटिलता का रूप ग्रहण करने लगता है, तो वो उद्विकास कहलाता है। तो डार्विन के इस सिद्धांत को लेकर के स्पेंसर ने एक सिद्धांत लागू कर दिया है। मानव समाज, देखिए वो क्या कहते हैं कि जीवों के समान ही मानव समाज का भी उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर और समानता से असमानता की ओर हुआ है। यानी डार्विन ने जब सिद्धांत बताया था तो उसमें क्या बताया था कि उद्विकास सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ता है। उद्विकास का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि आपका हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप एक यूनिट पढ़ करके जब आगे पढ़ेंगे तो आगे की यूनिट्स में उनसे जुड़े ही टॉपिक आपको मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर स्पेंसर का सिद्धांत मिल गया। स्पेंसर ने डार्विन के ही उद्विकास के सिद्धांत को लेकर के एक सिद्धांत बताया है, और वो सिद्धांत ये बताते हैं कि जिस तरह से मानव समाज पर लागू करके ये बताते हैं कि जीवों में जिस तरह से सरलता से जटिलता की तरफ परिवर्तन होता है तो वो उद्विकास कहलाता है। तो ठीक उस तरह से जब मानव का जो समाज है, जिस समाज में मानव रहता है, उसमें जब परिवर्तन होता है तो वो उद्विकास की तरह ही होता है। यानी सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है, कठिनाइयों की ओर बढ़ता है, और अस्पष्टता थी, यानी जो चीजें स्पष्ट नहीं हो रही थी वो स्पष्ट होने लगी। मानव के समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जो बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो हमें अलग अलग नहीं पता चल रहे थे, मगर आप देख सकते हैं हर एक चीज़ें हमें अलग अलग पता चल जाती हैं। उद्विकास का लिंक दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें क्या है, समानता से असमानता की ओर बढ़ने लगी हैं। यानी जो चीज़ें एक जैसी थी वो अब असमान हो गई हैं, उनमें भी बदलाव हो गया है। यानी सरलता से क्या है, जटिलता की ओर बदलाव होता जा रहा है। स्पेंसर ने यही बताया है। मनुष्य क्या है, वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है, तो मनुष्य क्या हुआ, एक सामाजिक प्राणी कहा जाएगा। अतः उसके प्रवरण, जन्म एवं मृत्यु पर सामाजिक कारकों, प्रथाओं और मूल्यों एवं आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। यानी मनुष्य क्या है, समाज में रहने वाला है, सामाजिक प्राणी है, और समाज में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी प्रथाएं हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं, इन सब का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता रहता है। इस प्रवरण के केवल श्रेष्ठ मनुष्य ही बच सकते हैं। यानी कि इस प्रभाव से कौन बच सकता है समाज में, सिर्फ ऐसा मनुष्य बच सकता है जो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ हो, एजुकेटेड हो, क्योंकि बाकी जो होंगे उनके ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, और जो श्रेष्ठ होंगे वही इस प्रभाव से बचे रहेंगे और क्या करेंगे, समाज को निर्मित करेंगे। यानी स्टूडेंट्स, निर्मित का मतलब ये जो निर्मित वस्तुएं का उत्पादन हो रहा है, बहुत सारी निर्मित मशीनें बनाई जा रही हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, तो उनका निर्माण कौन करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति ही करता है। जिसके अंदर इतना दिमाग है वही तो निर्माण करेगा, जिसके अंदर दिमाग ही ना होगा वो क्या बड़ी बड़ी मशीनें बनाएगा। तो सिर्फ वही उसके प्रभाव से बचते हैं और बड़ा बड़ा निर्माण करके समाज को देते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं। यानी अपने समाज में क्या है, परिवर्तन लाते रहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण करके, आविष्कार करके अपने समाज में परिवर्तन लेकर आते रहते हैं। तो स्पेंसर का ये सिद्धांत आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। अब देखिए मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स ने क्या सिद्धांत बताया है कि समाज में किस तरह से एक रेखीय परिवर्तन होता है। देखिए, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। आर्थिक का मतलब स्टूडेंट जो समाज की फाइनेंशियल कंडीशन है, वो मार्क्स उस फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर एक सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत बताते हैं कि आर्थिक परिवर्तन जब होता है तभी समाज का परिवर्तन होता है। देखिए, उन्होंने बताया कि उत्पादन की जो प्रणाली से ही मानव समाज भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचनाओं का निर्धारण होता है।
यानी कि जो उत्पादन किया जाता है समाज में। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बताऊं आपको, पहले क्या होता था, जब उत्पादन किया जाता था तो बड़े बड़े पैमाने पर नहीं होता था, छोटी छोटी उत्पादन किए जाते थे और ज़्यादातर उत्पादन तो हाथों से ही किया जाता था, हाथों से ही बुने भी जाते थे कपड़े। मगर आप देखेंगे कि अब के टाइम में हर एक चीज़ के लिए बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कारखाने हैं। तो आप देख सकते हैं, जब बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन किया जाने लगा, बड़े बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, तो समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी होने लगी। जो बेरोजगार थे उन्हें भी रोजगार मिलने लगा। तो जब समाज की आर्थिक स्थिति परिवर्तन होने लगी, बदलने लगी, तो समाज की जो स्थिति है, सामाजिक परिवर्तन भी बदलने लगा। यानी उन्होंने आर्थिक स्थिति को लेकर ही एक्सप्लेन किया है कि जब आर्थिक स्थिति में बदलाव होता रहेगा तो सामाजिक परिवर्तन होता रहेगा। यह उत्पादन प्रणाली, देखिए, मार्क्स ने बताया कि ये जो उत्पादन प्रणाली है वो एक तरह स्थिर नहीं रहती। कहने का ये मतलब है कि आज मान लीजिए किसी कंपनी में रोज 500 से ज्यादा कोई वस्तु बनाई जाती है, निर्माण की जाती है। मान लीजिए कि कोई फेस वॉश की ही फैक्ट्री है जिनमें 500 फेस वॉश रोज बनाए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो 800 निर्माण करने लगे, 1000 भी करने लगे एक दिन में। मतलब स्थिर नहीं रहती, एक जैसी नहीं रह सकती। और क्या पता घट जाए, कम हो जाए, 500 बना रही थी 400 ही बनाने लगे, तो एकदम स्थिर नहीं होती। जो उत्पादन की प्रणाली होती है उसमें बदलाव होता रहता है, और जैसे जैसे बदलाव होता है समाज में भी परिवर्तन आता रहता है। जब कभी इसमें परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज में भी क्या है, परिवर्तन आ जाता है। जब उत्पादन ज्यादा होगा, सामाजिक परिवर्तन में भी बदलाव, जब उत्पादन ज्यादा होगा तो समाज में भी बदलाव आएगा, जब उत्पादन कम होगा तो भी समाज पर इफेक्ट पड़ेगा और सामाजिक परिवर्तन होता रहेगा। तो देखिए, जब हाथ की चक्की प्रचलित थी समाज में, तो दूसरे प्रकार का समाज था। यानी उस टाइम का समाज आज के समाज जैसा नहीं था। हाथ की चक्की थी, हाथों से लोग क्या करते थे, गेहूं पीसा करते थे, और जैसे कपड़े का निर्माण ही लोग हाथों से किया करते थे। मगर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिस पर कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे समाज में चीज़ें बदलती जा रही हैं, डेवलप होता जा रहा है, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। और आज मशीन से उत्पादन होता है तो एक भिन्न प्रकार का समाज है। देखिए, जब हाथ की चक्की थी तब दूसरी तरह का समाज था। आज जब उत्पादन मशीनों से किया जा रहा है तो आज दूसरी तरह का समाज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये सामाजिक परिवर्तन ही तो है, ये समाज में बदलाव ही तो हो रहा है। क्या एक जैसा समाज हमें हमेशा से देखने को मिल रहा है? नहीं, पहले दूसरा समाज था, आज दूसरी तरह का हमें समाज देखने को मिलता है। उसने वर्ग संघर्ष को भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। यानी जो वर्ग संघर्ष होते हैं, तो मार्क्स का ये कहना है कि उन्होंने उसको भी सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तरह से उत्तरदायी माना है। तो ये था मार्क्स का सिद्धांत, जिस तरह उन्होंने बताया कि पहले समाज जब दूसरा था तब दूसरा समाज था, आज जब बड़े बड़े उत्पादन किए जा रहे हैं, मशीनों से किए जा रहे हैं, तो आज का समाज दूसरा है। तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के रेख के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए, मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में आर्थिक स्थिति को ही मतलब मेन पॉइंट रखा है। वो आर्थिक स्थिति को लेकर ही समाज के परिवर्तन के बारे में बताते हैं। देखिए, जो वेबलेन का रेखीय सिद्धांत है वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन का जो प्रौद्योगिक निर्धारण का सिद्धांत है उसको मतलब प्रस्तुत किया है। देखिए, मार्क्स ने क्या लिया था, आर्थिक स्थिति को मेन पॉइंट लेकर के बताया सिद्धांत के बारे में, और वेबलेन ने क्या लिया, प्रौद्योगिकी निर्धारण को लेकर के एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने बताया कि मनुष्य आदतों द्वारा ही नियंत्रित होता है। यानी मनुष्य की जैसी आदत होगी वो वैसा ही कार्य करेगा, है कि नहीं। आदतें अच्छी होंगी तो वो अच्छे कार्य करेगा, नहीं होंगी तो वो लेजी होगा। और आदतें पर्यावरण यानी प्रौद्योगिक पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। यानी कि जो आदतें हैं वही पर्यावरण पर और प्रौद्योगिक पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। क्योंकि प्रौद्योगिकी का क्या मतलब कि यहाँ पर यही मतलब है कि बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हो रहे हैं, मशीनें बनाई जा रही हैं, वो सब प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हो रहा है। और आज के टाइम का जो मनुष्य है वो इन्हीं सब चीजों पर निर्भर हो चुका है। किस पर, मतलब प्रौद्योगिकी के पर ही निर्भर है। बड़े बड़ी मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन देख लीजिए, कपड़ा हाथ से नहीं धुलना है, मसाला पीसना है तो मिक्सर जार में पीसना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा एसी है, आप ऊपर जाके ठंडी शाम में हवा लेने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग एसी में बैठ के ही हवा लेते हैं ठंडी ठंडी। तो वही हर इंसान इसी सब चीजों पे एकदम डिपेंडेंट हो चुका है, और जैसी आदत होगी वैसा ही वो नियंत्रण करेगा। जब कभी प्रौद्योगिकी पर्यावरण में परिवर्तन होगा, देखिए जब अगर इसमें परिवर्तन होने लगे प्रौद्योगिकी के पर्यावरण में,
तो मानवीय आदतों में भी परिवर्तन होगा। जब इसमें बदलाव आएगा तो जाहिर सी बात है कि मानव की जो आदतें हैं उसमें भी बदलाव हमें देखने को मिलेगा। और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाता है जो सामाजिक परिवर्तन ही है। और ये क्या करता है, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनमें भी परिवर्तन लेकर आता है। तो ये क्या है, ये एक तरह का सामाजिक परिवर्तन ही कहलाएगा। समाज में जिस तरह से भी परिवर्तन हो वो सामाजिक परिवर्तन ही कहलाएगा। बस अलग अलग विद्वानों ने उसे अलग अलग अपने अनुसार सिद्धांत प्रस्तुत किया है। हर व्यक्ति अपने अपने सिद्धांत में मतलब बताता है कि किस तरह से ये परिवर्तन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वेवलेन ने प्रौद्योगिकी को मेन पॉइंट लेकर के बताया कि जब प्रौद्योगिकी में बदलाव आएगा तो मानव में ही बदलाव आएगा, मानव की आदतों में बदलाव आएगा और समाज में भी हमारे पूरा का पूरा बदलाव आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपका यूनिट नंबर 3 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर 4 भी स्टूडेंट्स उसका एक टॉपिक अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अलावा आपके सभी टॉपिक सीरियल वाइज से अपलोड कर रही हूँ, तो आप सभी यूनिट्स को सीरियल वाइज ही पढ़िएगा, क्योंकि आप जब सीरियल वाइज पढ़ेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और मैं आपके लिए हर एक यूनिट को एकदम सीरियल वाइज अपलोड कर रही हूँ। अगर इधर उधर से करूँगी ना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी को भी अच्छी कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।